नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा वक्फ बिल पर गरजे ओवैसी। खबर में आगे जिक्र होगा कि घंटे भर में कर देंगे इलाज। वक्फ पर इमरान मसूद के बयान से बवाल, यासिर जिलानी बोले हर जिले में दर्ज हो एफआईआर। खबर में आगे जिक्र होगा कि रोजगार प्रोत्साहन योजना पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, कहा क्या ये एक और जुमला है। आगे आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी को मिल सकता है कांग्रेस में बड़ा पद, पार्टी में चल रही है चर्चा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि हम लोगों को कोई हाथ लगा कर तो देखे, संविधान के लिए खड़े हैं हम, तेजस्वी यादव ने दी सीधे सीधे चुनौती। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा वक्फ बिल पर गरजे ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा हमला बोला। रविवार को ओवैसी ने कहा कि अमित शाह ने बोहरा कम्युनिटी को धोखा देने का काम किया है, क्योंकि वक्फ बिल में बोहरा कम्युनिटी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। उनके कंधे पर तोप रखकर चला दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया। और इसी के साथ उन्होंने खुला चैलेंज, डायरेक्ट चैलेंज पीएम मोदी को दे दिया है वक्फ बिल को लेकर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ पर इमरान मसूद के बयान से बवाल, यासिर जिलानी बोले हर जिले में दर्ज हो एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के वक्फ कानून को लेकर दिए गए बयान ने सियासी गलियारों में नई हलचल मचा दी है। हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम मिली काउंसिल के एक कार्यक्रम में मसूद ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वक्फ कानून में बदलाव घंटे भर में कर दिया जाएगा। उनके इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे देश के सामाजिक सौहार्द के लिए घातक करार दिया है। इमरान मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि अगर मस्जिदें नहीं बचेंगी तो नमाज कहाँ पढ़ेंगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफन कहाँ करेंगे, ईदगाहों का क्या होगा। दुआ करिए कि हम सत्ता में आ जाएं, जिस दिन आएंगे घंटे भर में नए कानून का इलाज कर देंगे। मसूद ने आगे कहा कि इस समय समंदर में तूफान है और तूफान का मुकाबला बड़ी कश्तियां कर रही हैं, छोटी नाव नहीं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो एकजुट होकर बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें। इसी के साथ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने करारा पलटवार किया और कहा कि इमरान मसूद जैसे आपराधिक सोच रखने वाले नेता देश की शांति और भाईचारा के लिए खतरा है। जिलानी ने आरोप लगाया कि मसूद के अकबरुद्दीन ओवैसी से भी आगे बढ़कर भड़काऊ बयानबाजी मसूद द्वारा दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोजगार प्रोत्साहन योजना पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रोजगार प्रोत्साहन योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी रोज नए नारे गढ़ते हैं, लेकिन युवा अब भी वास्तविक अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये एक और जुमला है। एक्स पर पोस्ट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने जोर शोर से रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। इसमें युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना की घोषणा किए लगभग 1 साल हो गया है, मगर सरकार ने इस पर अब तक कुछ नहीं किया। योजना के लिए आवंटित किए गए 10,000 करोड़ रुपए भी वापस कर दिए गए हैं। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी को लेकर कितने गंभीर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केवल बड़े कॉरपोरेट्स पर ध्यान केंद्रित करके निष्पक्ष व्यापार के बजाय मित्र राष्ट्रों को बढ़ावा देकर, उत्पादन की बजाय असेंबली को प्राथमिकता देकर और भारत के स्वदेशी कौशल की उपेक्षा करके नौकरियां पैदा नहीं की जा सकती। करोड़ों नौकरियां सृजित करने का तरीका एमएसएमई में बड़े पैमाने पर निवेश, निष्पक्ष बाजार, स्थानीय उत्पादन नेटवर्क को समर्थन और सही कौशल वाले युवा ही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी को मिल सकता है कांग्रेस में बड़ा पद, पार्टी में चल रही चर्चा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव और केरल के वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी को पार्टी कोई बड़ा पद देने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी के जिला अध्यक्षों को सशक्त बनाकर और जिम्मेदारी देने के पायलट प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट प्रियंका गांधी ने ही तैयार किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कांग्रेस पार्टी गुजरात से करेगी। अगर ये सफल रहा तो फिर व्यापक लेवल पर इसे लॉन्च कर देगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी को पार्टी उपाध्यक्ष बनाने समेत कई और विकल्पों पर पार्टी में चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी फिलहाल पार्टी की महासचिव हैं, लेकिन उनके पास अभी कोई प्रभार नहीं है। पर्दे के पीछे रहकर वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं, जिसका एक उदाहरण गुजरात में जिला अध्यक्षों को और ताकत देने का पायलट प्रोजेक्ट है, जो अगर गुजरात में सफल हुआ तो अन्य राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब संगठन को मजबूत करने के लिए फंक्शनल बदलाव पर ज़्यादा जोर देगी और पार्टी अपने संगठन में कई और फेरबदल करेगी, जिससे पार्टी की कामकाज में व्यापक सुधार हो सके।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम लोगों को कोई हाथ लगाकर तो देखे, संविधान के लिए खड़े हैं हम, तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे दे दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान विरोधियों को खुली चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार के लोग इस बार एनडीए की खटारा गाड़ी पर नहीं, महागठबंधन की नई गाड़ी पर सवार होने जा रहे हैं। वहीं संविधान को लेकर कहा कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोगों को कोई हाथ तो लगा कर देखे। बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में एनडीए को चुनौती देते हुए कहा था कि सभी लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ लिया जाए, सबको सारा कुछ समझ आ जाएगा। दरअसल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को पटना के आरजेडी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भीमराव अम्बेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद तेजस्वी ने बीजेपी, जेडीयू और एनडीए में शामिल सभी घटक दलों पर जमकर हमला बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में सीएम कौन नहीं बनेगा, तेजस्वी ने क्यों पूछा, नायब सिंह सैनी के बयान से एनडीए में दो चेहरों पर चर्चा तेज। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है और इसी क्रम में विपक्षी दलों के महागठबंधन की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गजों का दनादन दौरा, राहुल गांधी के बाद खड़गे 2 दिन बाद बिहार में। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज बिहार पर फोकस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। ये वजह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के लिए बिहार आ रहे हैं। राजधानी पटना और बक्सर में खड़गे चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आए थे। उन्होंने बेगूसराय में कन्हैया कुमार और अन्य पार्टी नेताओं के साथ पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में भाग लिया और उसके बाद पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। करनी सेना को जवाब देने की तैयारी, 19 अप्रैल को आ रहे अखिलेश यादव, हो सकती है बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसी सभ्य समाज में हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। तलवार, डंडे और हथियार लहराकर सम्मेलन की आड़ में भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई। अराजकता से नियम व शर्तों का माहौल उड़ाया गया और ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि जाति गणना हो, सभी को समान दर्जा मिले। ये कहना है सपा सांसद रामजी लाल सुमन का। रविवार को आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि विरोध कानून के तहत होना चाहिए और जिस तरह से विरोध किया गया है वो हिंसा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव का घाव धीरे धीरे भर रहा है और एम्स में रहना होगा, डॉक्टरों ने बताया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत खराब है और वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। आरजेडी सुप्रीमो की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। एम्स के चिकित्सकों ने बताया है कि लालू यादव का घाव धीरे धीरे भर रहा है और इसके साथ ही एम्स के डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि लालू यादव कब तक वहाँ इलाजरत रहेंगे। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव दिल्ली एम्स में भी 5 दिन और इलाज उनका चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और आरएसएस पर दिए बयान पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कन्हैया कुमार नए कानूनी झंझट में फंस सकते हैं। दरअसल बीजेपी ने पटना में कन्हैया कुमार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पटना के कोतवाली थाने में कन्हैया कुमार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ, बीएसपी में होगी वापसी, बोली उत्तराधिकारी बनाने का सवाल ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निष्कासित किए गए अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ़ कर दिया है। दरअसल आकाश ने बुआ मायावती से माफ़ी मांगते हुए एक्स पर 4 पोस्ट की थी और इस पर मायावती का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया है। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद द्वारा सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने और सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बसपा और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनज़र उन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय लिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफ़ी मांगने, आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर लगातार लोगों के संपर्क करता रहा है और आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अप्रैल से कांग्रेस का मिशन गुजरात शुरू, तैयार की सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सूची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का मिशन गुजरात 15 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए पार्टी ने कार्य योजना का ऐलान किया है। नूतन गुजरात नूतन कांग्रेस अभियान के तहत राहुल गांधी राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने के अभियान की शुरुआत करेंगे। वो
गुजरात के मोडासा में जिला अध्यक्षों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी ने सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल पार्टी को एकजुट करने और निष्क्रिय नेताओं को दरकिनार करने के मिशन पर जुट गए हैं। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष शुक्रवार को भी दिल्ली में थे। पार्टी ने अहमदाबाद अधिवेशन में पारित गुजरात प्रस्ताव के प्रसार के लिए भी जनसंपर्क कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। इसमें आंतरिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए पहले चरण में संगठन नेतृत्व के प्रशिक्षण और कैडर को विचार प्रसार के लिए तैयार किया जाएगा। पार्टी को संगठनात्मक आधार पर मजबूत करने का आगाज होगा। कांग्रेस ने कहा कि अहमदाबाद प्रस्ताव नीतिगत बयान नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की गरिमा और विविधता की रक्षा के लिए कांग्रेस का युद्ध घोष है, जिसके चलते पार्टी के संदेश को राज्य की हर गली, शहर और गांव में पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ एक्ट को लेकर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों के लिए सही नहीं, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े देंगे। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद इसे लेकर देश भर में विरोध की आवाजें उठ रही हैं। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस संशोधन बिल के खिलाफ देश भर के मुस्लिम संगठन लामबंद हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में इस विरोध में बवाल हुआ और हिंसा भी हुई। और इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने अपनी बात रखते हुए 3 मुख्य बातें कहीं। सबसे पहले मौलाना मदनी ने बीजेपी और उसके सहयोगियों पर यह आरोप लगाया कि वो ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे पहले के वक्फ कानून में मनमानी चलती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले भी वक्फ बोर्ड एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत बनाए जाते थे। इसमें सत्ताधारी दल अपनी पसंद के मुसलमानों को नियुक्त करते थे, लेकिन ये कहना गलत है कि तब कोई नियम कायदा नहीं था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दूसरी बात है, मौलाना मदनी ने मीडिया के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों पर चीन से आए लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला वक्फ का नहीं बल्कि राजनीति का है। उन्होंने इस संशोधन को मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया, जिसमें कभी हमदर्दी दिखाई जाती है तो कभी गाली दी जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विशेष सत्र बुलाकर वक्फ कानून को निरस्त करने की अपील करे राज्य सरकार, सीपीआई का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून के माध्यम से केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला किया है। ऐसा कर वो वक्फ बोर्ड की जमीन को अपने कॉरपोरेट दोस्तों को देने के लिए योजना बना रही है। पार्टी ने राज्य सरकार से अपील की है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वक्फ कानून को निरस्त करने की राष्ट्रपति से अपील करें। सीपीआई के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में रविवार को सीपीआई एवं मजलिस उलेमा झारखंड की संयुक्त बैठक मौलाना उजैर कासमी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वक्फ बोर्ड के सदस्य अबरार अहमद, कलाम रशीदी, बुद्धिस्ट सोसाइटी, भाकपा माले, टीएमसी सहित कई संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने एकजुटता के साथ वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अल्पसंख्यक अधिकार मंच झारखंड की ओर से 11 मई को रांची में विशाल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने फूंका केंद्र और राज्य सरकार का पुतला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा केंद्र व राज्य सरकार का पुतला फूंक हर क्षेत्र में बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। शनिवार को कांग्रेस ने मुख्य चौक पर एकत्र होकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, शिक्षा में आए दिन बढ़ते दामों, टैक्स, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, बिजली के दामों में वृद्धि, रोजमर्रा की वस्तुओं में बढ़ते जीएसटी टैक्स से जो आम जनजीवन त्रस्त हो रहा है, विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी और गरीब आदमी महंगाई से त्रस्त है। गैस के दाम में बढ़ोतरी कर आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि से किसान परेशान है। और इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड कांग्रेस उमेश सिंह राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई सारे नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में शराबबंदी गरीबों के पुलिस उत्पीड़न का जरिया, तेजस्वी यादव का आरोप, ये कानून अब मजाक बन गया। जी हाँ दोस्तों, बहुचर्चित शराबबंदी कानून राज्य के गरीबों के मानसिक और आर्थिक शोषण के लिए पुलिस का एक औजार बनकर रह गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि 9 साल पहले पहली बार लागू हुए इस कड़े कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 99% लोग वंचित वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य में इस कानून के उल्लंघन के 9 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 14 लाख से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है।
तेजस्वी उस समय उप मुख्यमंत्री थे जब नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। आरजेडी नेता ने दावा किया, लेकिन ये कानून पुलिस के लिए एक औजार बन गया है जिसके जरिए वो वंचितों का आर्थिक और मानसिक शोषण करती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गिरफ्तार किए गए 99% आरोपी आदिवासी, दलित और ओबीसी समुदाय के हैं, केवल 1% अन्य सामाजिक समूहों से हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस का दावा है कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक उसने 4 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुझे गोली भी मार दो तो भी मैं हर धर्म के त्योहारों में हिस्सा लूंगा, ममता बनर्जी की हुंकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता में जैन समाज द्वारा विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को जिम्मेदार ठहराया और भारतीय जनता पार्टी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने सभी जैन धर्मावलंबियों के लिए शांति और प्रेम की प्रार्थना करती हूं और हम जियो और जीने दो की राह पर चलना चाहते हैं, यही भगवान महावीर का मंत्र था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रशांत किशोर ने पटना गांधी मैदान में बदलाव की भरी हुंकार, 10 दिन में फिर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली को संबोधित उन्होंने किया और बिहार में बदलाव का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज की पहली रैली थी जिसमें 10 लाख की भीड़ आने का वादा किया गया था, लेकिन गांधी मैदान में लोगों की अपेक्षा से बहुत ही कम उपस्थिति रही। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया और रैली में आए लोगों को पटना से बाहर ही रोकने का आरोप लगाया। दरअसल इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस रैली को चुनावी एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी जनसुराज की धमक दिखाने को आतुर हैं। कुछ महीने पहले हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद जनसुराज के जनाधार के ऊपर उठ रहे सवाल का जवाब प्रशांत किशोर शुक्रवार को एक रैली का आयोजन कर अपने विरोधियों को बड़े संदेश देना चाहते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर जनसुराज को बिहार में नए विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश में लगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार सुबह भाजपा पर निशाना साधते हुए शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा देश भर में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की मंशा पूरे देश को अशिक्षित बनाए रखने की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए करारा निशाना साधा। उन्होंने सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए जमकर बीजेपी को घेरा और साथ ही आरोप लगाया कि अब ये बीजेपी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये गुजरात मॉडल है, ये बीजेपी मॉडल है जो ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये डबल इंजन मॉडल है, पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां इनकी सरकार हो और उन्होंने वहां शिक्षा का कबाड़ा ना किया हो। इसी मॉडल के तहत अब ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बोले ये कोई सेना नहीं बल्कि भाजपा के लोग करनी सेना की हिटलर की सेना से कर दी तुलना। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महेबा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए एक IAS अधिकारी को पुलिस और सरकार तलाश नहीं पा रही, जबकि वो मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये IAS रुपए के बंटवारे की लड़ाई में फंसा है। अखिलेश यादव ने करनी सेना की तुलना हिटलर की सेना से करते हुए कहा कि ये कोई सेना नहीं है बल्कि भाजपा के लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि इनकी जांच की जाए तो सभी भाजपा से जुड़े निकलेंगे। सपा मुखिया ने कहा कि इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार भाजपा की है और यूपी के मुख्यमंत्री अपने आप स्टांप लगाकर योगी बन गए हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशवासियों से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 30 अप्रैल को रात 9 बजे घरों, कारखानों और कार्यालयों की आधा घंटा बिजली बंद कर मौन प्रदर्शन करने की अपील की है।
बोर्ड ने वक्फ बचाओ अधिनियम का ऐलान करते हुए इसकी रूपरेखा जारी की है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि अभियान की शुरुआत 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से होगी और समापन 7 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इससे पहले 11 से 18 अप्रैल तक अवकाश संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान नमाज से पहले भाषण, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और अन्य धर्म के लोगों के साथ बैठक कर वक्फ की सुरक्षा के लिए योजना बनाई जाएगी। बड़े जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज और जयपुर समेत देश के 50 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में 40% वाला खेल समझ गई है कांग्रेस, कन्हैया के कंधे से चलेगी जीत की बंदूक। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2025 में संजीवनी पाकर बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अकेले चलने का आगाज कर डाला है और ये चाल कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं बल्कि 5 ईयर प्लान की राह पर चल पड़ी है। ये सही है कि आगाज़ उस खास समय में हुआ है जब आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की सेनाएं सजानी शुरू कर दी गई हैं।